दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज आ चुका है 16 मई। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि एक ओर जहां पूरे देश में ज्ञानव्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर के राजनीतिक गर्म है, तो वहीं बिहार के अररिया से आई एक तस्वीर सुर्खियों में है, जहां अररिया के डीएम इनायत खान शनिवार को प्रखंड का जायजा लेने के क्रम में ऐतिहासिक सुंदरी मठ मंदिर पहुंची और भगवान शिव का पूरे श्रद्धा भाव और विधि विधान से जलाभिषेक किया। डीएम इनायत खान इस्लाम धर्म को मानती है, यह मुसलमान है, फिर भी उन्होंने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। लिहाजा शिवलिंग पर जलाभिषेक की तस्वीरें सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि डीएम इनायत खान ने शनिवार को सिट्टी प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद डीएम ने सुंदरी मंदिर के सौंदर्यीकरण का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने पुजारी सिंहेश्वर गिरी की उपस्थिति में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस ऐतिहासिक मंदिर में डीएम इनायत खान द्वारा जलाभिषेक किए जाने की खबर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1000 से भी अधिक खाली पड़े पदों पर सरकार ने जल्द नियोजन किए जाने का फैसला किया है। साथ ही ग्राम कचहरी में काम कर रहे करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि विस्तारित कर दी गई है। जहां पंचायती राज विभाग ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जब बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग के फैसले से सभी जिलावासियों और फिर जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। इनमें पहले से कार्यरत सचिव ही आगे अपना दायित्व निभाएंगे। जहां मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद खाली है, वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त और गणतंत्र नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से नियोजन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शनिवार को एक बच्चे की सीएम नीतीश कुमार से हुई चंद सेकंड की बातें सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे थे। जहां कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार स्थानीय लोगों की दिक्कत सुन रहे थे। इसी के चलते हरनौत प्रखंड के नीलाकोल निवासी रणविजय यादव का 12 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसने पत्रकारों से चर्चा में जो कहा वह वीडियो के रूप में वायरल हो गया है। वहीं इसके चलते उसने पिता के शराब पीने की शिकायत की तथा सरकारी स्कूल में पढ़ाई की स्थिति बयां कर दी। सोनू ने बताया है कि उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने स्कूलों की बदतर स्थितियां बयां की है। उसने बताया है कि स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ टीचर दीपक कुमार ठीक से अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाते हैं। जहाँ सोनू ने कहा है कि वह अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहता है, तथा मुख्यमंत्री ने उसे आश्वासन भी दिया है। साथ ही सोनू ने कहा है कि मेरे पिता दही बेचते हैं, जो आमदनी होती है उसे शराब ताड़ी पीने में खर्च कर देते हैं। मैं अपने से छोटी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वे रुपए भी मेरे पिता ले लेते हैं। जब उसने बोला है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। जब सोनू ने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत अच्छे से स्कूलों में पढ़ने की है। जब उसने नीतीश कुमार से अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में नाम लिखवाने की गुजारिश भी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगन तेज है तो गाड़ियों का डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। इस बार सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है तो फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी की है। जहाँ लगन शुरू होते ही इलेक्ट्रिक स्कूटी आउट ऑफ स्टॉक होने लगा है, क्योंकि लगभग गाड़ियां बुक हो चुकी है। जब पटना के एग्जीबिशन रोड में स्थित एक शोरूम में 80% गाड़ियां बुक हो चुकी है और शोरूम वाले बिक्री से संतुष्ट हैं। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल के बाद लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये इको फ्रेंडली के साथ साथ साउंडलेस और एक से बढ़कर एक मॉडल में उपलब्ध है। कुछ स्कूटी तो 10 रुपये के खर्च में 100 किलोमीटर तक चलने का दावा करते हैं। जहाँ देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें और प्रदूषण के कारण अब ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। इस कारण कई बड़ी कंपनियों के साथ ही अन्य कई स्टार्टअप कंपनियां इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हर दिन अपने नए प्रोडक्ट पेश करती रहती है। फिलहाल देश में कई कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। पटना में इलेक्ट्रिक स्कूटी डिमांड की स्थिति यह है कि बीते 4 महीने में 40 शोरूम खुल चुके हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब तस्कर पूरी तरीके से शराबबंदी का मजाक उड़ाने में लगे हैं। जब बिहार का पूरा सिस्टम मुख्यमंत्री के निर्देश पर शराब की तस्करी रोकने में लगा हुआ है, लेकिन शराब माफिया ऐसे ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिसके बारे में जानकर के हैरानी होगी। जब बिहार के छपरा जिले के दियारा इलाके में एक ड्रोन से शराब तस्करों पर निगरानी की गई तो फिर शक के आधार पर नदी में गोताखोर भेजे गए। इसके बाद नदी से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। जानकारी के अनुसार ड्रोन के जरिए की गई निगरानी में विभाग को शक हुआ तो अधिकारियों ने नदी में खोजबीन किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद जब नदी में खोजबीन हुई तो पता चला कि शराब तस्करों ने नदी के अंदर शराब की बड़ी खेप छिपा कर रखी है। इसके बाद विभाग ने नदी से देसी और विदेशी शराब बरामद की है। नदी से शराब को निकाला है। उत्पाद विभाग लगातार नाव के जरिए छापेमारी कर रहा है, लेकिन शराब तस्करों का पता लगाने में फिर भी विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शराब माफियाओं ने नदी और तालाब को अपना ठिकाना बना लिया है। जहां गंगा नदी में तस्करों ने नीली बोरियों में शराब छिपा करके रखी थी। जहां उत्पाद विभाग ने शक के आधार पर छापेमारी की। इसके बाद नदी से शराब की खेप बरामद की गई। दोस्तों बात करते हैं कि खबर अररिया की है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का असर देखने को मिला है। अररिया पूर्णिया 4 लेन पर गयारी के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। मृतक पति पत्नी पूर्णिया के रहने वाले थे। यह घटना अररिया नगर थाना क्षेत्र के गयारी की है। बताया जाता है कि दोनों बाइक पर सवार होकर के सिमराहा थाना क्षेत्र के डोरिया गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH57 को जाम कर दिया। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच करके आक्रोशित लोगों को समझा बुझा करके करीब 2 घंटे के बाद जाम को वहां से हटाया। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में कटिहार में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के भारत जागो जनता पार्टी की ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह के नेतृत्व में भैंस के सामने बांसुरी बजाते हुए कार्यकर्ताओं ने नगर भवन के सामने से समाहरणालय तक मार्च निकाला। इस दौरान भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह ने कहा है कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। पेट्रोल डीजल सहित खाने पीने के सभी सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। देश में आजादी के बाद महंगाई कभी भी इतनी नहीं हुई थी जितनी अभी है। इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर भैंस के सामने बीन बजाने की कहावत फिट बैठता है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, इसी वजह से हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। आवाज उठाने के बावजूद भी सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए इन मुद्दों को लेकर के सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए इस तरह से प्रदर्शन किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद की बात खूब हो रही है, लेकिन शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। निजीकरण को सरकार प्रमोट कर रही है। इसका असर है कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जब निजी स्कूल खोले जा रहे हैं। ऐसे में गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों की संख्या घटती गई तो फिर प्राइवेट स्कूलों की संख्या में जोरदार इजाफा होता गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि कटिहार से नाम और धर्म छिपा करके नाबालिग लड़की को फंसाने और फिर उसे भगाने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। जहां हालांकि आरोपी युवक अपनी मंशा में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही स्थानीय हिंदू जागरण मंच के लोगों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने युवक युवती को रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। जब बाद में आरोपी युवक को रेल पुलिस के हवाले कर दिया। मामला कटिहार जिले के सुदूर इलाके के बारसोई का है। यहाँ एक नाबालिग लड़की को फरहान अली सिद्दीकी नाम के एक युवा अपने आप को राजा नाम के परिचय देकर के प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया और फिर उसे लेकर के फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हिंदू जागरण मंच को इस पर गुप्त सूचना मिलने पर उन लोगों ने रेल पुलिस की पहल से नाबालिग को रेस्क्यू करने के साथ साथ सिवान के फरहान अली सिद्दीकी को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग के पिता पूरे मामले से अनजान है और उनकी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को सजा देने की मांग कर रहे हैं। जबकि हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक इस मामले को लेकर के कटिहार रेल GRP के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी बराड़ी, आजमनगर और खास करके बारसोई जैसे इलाकों में लगातार नाम और धर्म छिपा करके लड़कियों को भ्रम जाल में फंसाने का मामला सामने आता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे मुद्दों को लेकर के पुलिस से जो उम्मीद होती है वो पूरा नहीं किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि शादी के बाद अक्सर दुल्हा और दुल्हन का घर के साथ साथ आसपास के लोग स्वागत करते हैं, जहाँ इसको लेकर के खास तैयारी भी की जाती है। लेकिन बिहार के गोपालगंज में शादी करने के बाद दुल्हन के साथ लौटे दूल्हे के साथ कुछ उल्टा हो गया। जब दूल्हा जैसे ही दुल्हन को लेकर के घर लौटा तो आसपास के लोगों ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के बरहड़ा गांव से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि बरहड़ा गांव निवासी दिलीप राम की शादी भोरे थाना क्षेत्र के हसेपुर गांव में शुक्रवार की रात्रि को संपन्न हुई। इस दौरान दूल्हा बनकर के बारात में पहुंचे दिलीप राम के साथ गांव के लोग भी पहुंचे थे। शादी समारोह में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच भोजपुरी गीत बजाने को लेकर के मारपीट हो गई। जब मारपीट की घटना के बाद कई बाराती जख्मी हो गए। इस बात से गुस्साए बाराती रात में शादी समारोह से घर लौट आए। जहां वहीं शनिवार को दूल्हे दिलीप राम अपनी दुल्हन को विदाई कराने के बाद अपने साथ घर लेकर पहुंचे ही थे कि इस दौरान गांव के लोग दूल्हे के दरवाजे पर पहुंच करके बारात में हुई मारपीट की घटना को लेकर के गाली गलौज करने लगे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। शादी करके लौटे दूल्हे ने गांव वालों की इस हरकत का विरोध किया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। गांव के लोगों ने दूल्हा दिलीप राम को लाठी डंडों से मारपीट करके घायल कर दिया। जहां मारपीट की घटना के बाद दूल्हे को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालात गंभीर देख करके डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। दोस्तों बात करते हैं कि मोतिहारी, सासाराम, कटिहार, बक्सर समेत बिहार के 20 शहरों के मास्टर प्लान बनाने का काम जल्द शुरू हो सकेगा। इन शहरों के प्लानिंग एरिया यानी कि आयोजना क्षेत्र के गठन के बाद अब आयोजना प्राधिकार यानी कि प्लानिंग अथॉरिटी का गठन भी कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जहाँ प्राधिकार के पास प्लानिंग एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही अन्य विकास योजनाओं की तैयारी और नियमानुकूल कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी। जिन 20 शहरों के आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है, उनका प्लानिंग एरिया नंबर 2021 में घोषित किया गया था और उन 20 शहरों में भभुआ, जमुई, बगहा, अररिया, मधुबनी, शिवहर, फॉरबिसगंज, औरंगाबाद, डेहरी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, लखीसराय, मोतिहारी, खगड़िया, सासाराम, कटिहार, बेतिया, सीवान, किशनगंज और बक्सर जिला शामिल है। जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार बिहार के 18 जिला मुख्यालय समेत 44 शहरों के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। जब पटना का मास्टर प्लान 2031 से पहले तैयार है। जहां इसके अलावा पहले चरण में 13 शहरों के मास्टर प्लान के प्रारूप पर काम चल रहा है। जहां इसमें गया, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, राजगीर, बिहार शरीफ, बेगूसराय, छपरा, सहरसा आदि शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम पटना, आरा समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जहां ईओयू सूत्रों के अनुसार पूछताछ के आधार पर जांच दल ने 2 से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। व्हाट्सएप पर वायरल प्रश्न पत्र फॉरवर्ड करने में इनकी भूमिका सामने आई है। इनकी निशानदेही पर ही कई जिलों में छापेमारी चल रही है। देर रात तक कार्रवाई जारी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर के एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महंगाई पर वार का दम भरते भरते उसी महंगाई से प्यार कर बैठे। महंगाई तो इनकी महबूबा हो गई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि आखिर सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि महंगाई पर वार का दम भरने वाले इसी से प्यार ही कर बैठे हैं। इनकी महंगाई रूपी महबूबा पर अब सवाल पूछो तो फिर तकरार करते हैं। महंगाई बेरोजगारी पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है। आरएसएस भाजपा संपोषित सांप्रदायिकता और पूंजीवाद के नापाक गठजोड़ ने जनता को बदहाल करके देश बर्बाद करने की ठान ली है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय होकर के केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इन दिनों तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में है। इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर के मुलाकात भी कर चुके हैं। महंगाई और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के मुद्दा भी उठाते रहे हैं। अपने एक बयान में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के आ रही है ताकि जनता को उलझाया जा सके। तेजस्वी यादव विपक्ष के रूप में खुद को मजबूत विपक्ष बता रहे हैं और लगातार महंगाई और जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो में विधायक गोपाल मंडल भोजपुरी गाना बुलेट पर जीजा पर नरकतियों के साथ ठुमके लगाते और थिरकते नजर आ रहे हैं। यह वायरल वीडियो में विधायक गोपाल मंडल भोजपुरी गाना बुलेट पर जीजा पर नरकते के साथ ठुमके लगाते और थिरकते नजर आ रहे हैं। जब माहौल बनते ही विधायक कुर्ता उठा करके नरकतियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नेता मनिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। जहां शनिवार को बिप्लब कुमार देब के इस्तीफे के बाद राज्य पार्टी प्रमुख मनिक साहा को राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। साहा का शपथ ग्रहण समारोह राज्य भवन अगरतला में हुआ। जहां डॉक्टर साहा राज्यसभा सांसद और राज्य में पार्टी के प्रमुख हैं। दंत चिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर साहा से पहले राज्य में बहुकोणीय मुकाबले के बीच विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत की ओर ले जाने की उम्मीद की जाएगी। त्रिपुरा में अगले साल मार्च में चुनाव होने हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस भी एक प्रमुख दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। शाह 2016 में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें 2020 में पार्टी प्रमुख बनाया गया और इस साल मार्च में राज्यसभा के लिए चुने गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जहां सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करने में जुटी है। इस बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुद्दे पर पत्रकारों से बात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के राज्यसभा में दोबारा जाने की बात के जवाब दिया है। तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया है कि क्या मीसा भारती को फिर से राज्यसभा में पार्टी की तरफ से भेजा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये सारे फैसले पार्टी के सुप्रीमो लेते हैं। अपने पिता से मिलने गए तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ये सबसे जरूरी है। जहां उन्होंने कहा कि हम लोगों की कोशिश थी कि ये पूरे देश में लागू हो, लेकिन बिहार के ही केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। जातीय जनगणना को लेकर के हमारी पार्टी ने सदन के अंदर और अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र चाहे तो एक कॉलम जोड़ करके सारे देश में जातिगत जनगणना करवा सकती है। बिहार में मंदिरों के पुजारियों को सैलरी दिए जाने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंदिरों का ट्रस्ट तो होता ही है, सबको रोजगार और वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लेकिन जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें रोजगार कब मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि शनिवार रात से रविवार की सुबह तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में हुए सड़क हादसे में कुल 8 लोगों की जान चली गई है। जब ये हादसा औरंगाबाद और कटिहार में हुए हैं। इसके अलावा नालंदा और मधुबनी में भी बड़े सड़क हादसे हुए हैं। हालांकि इन 2 हादसों में किसी की जान नहीं गई है। औरंगाबाद में रविवार की सुबह बारात से लौट रहे लोगों की कार नदी में गिर गई। इस हादसे में झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले 5 लोगों की मौत हो गई। जब दूसरी तरफ कटिहार में ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा मिलिट्री कैंप के पास शनिवार की देर रात हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा कोटे के मंत्रियों की दिल्ली जाकर के पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। यह मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं भी चल रही है। जदयू की ओर से कहा जा चुका है कि यह परिवर्तन भाजपा की ओर से ही प्रस्तावित है। आपको बता दूं कि बिहार में भाजपा मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को बदल करके नए लोगों को कमान सौंपना चाह रही है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व हर स्तर पर नेताओं से फीडबैक ले रहा है। हालांकि मंत्रियों का दिल्ली दौरा आखिर किस संदर्भ में है ये तय नहीं है। जब पिछले दिनों बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दिल्ली जाकर के पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना है। जब पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा गया था। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय और पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान भी दिल्ली घूम आए हैं। सभी के दौरे को विभागीय कामकाज से जोड़कर ही बताया गया है। इस बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार की देर रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने बीआईटी मेशरा पटना कैंपस कार्यालय के नामांकन एवं शैक्षणिक सत्र के नियमितीकरण एवं अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। जब वहीं निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में कृषि उत्पादन आधारित उद्योगों को प्राप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के बिंदु पर चर्चा की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए प्राइवेट स्कूलों सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त करना अब आसान नहीं होगा। एनओसी देने के लिए यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कड़े प्राविधान किए जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन को एनओसी के लिए शिक्षा विभाग से स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन कराना जरूरी होगा। ऑनलाइन आवेदन में स्कूल के बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी उसके आलोक में
जांच टीम निरीक्षण करेगी और संतुष्ट होने पर जियो मैपिंग कराकर की रिपोर्ट देगी। अब सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी को प्राइवेट स्कूल खोलने की मान्यता मिलेगी। स्कूलों के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब निर्धारित अर्हता पूरी होगी। इसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम 1 एकड़, अनुमंडल में 1.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इससे कम जमीन होने पर मान्यता नहीं दी जाएगी। या कम जमीन पर एनओसी तो दूर, आवेदन को ही खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का मौसम अचानक खासा तल्ख हो गया है। जब बारिश से पहुंची राहत तेज धूप में पिघल गई है। एक बार फिर से बिहार का तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। उमस से लोग रविवार को दिन भर पसीने पसीने होते रहे, जब पंखे की हवा भी राहत नहीं दे पा रही थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिन इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 16 मई के लिए राज्य के उत्तरी भाग के सीमावर्ती जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जब मुख्य रूप से 8 जिलों के लिए लोगों को चेतावनी दी गई है। उन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। उत्तरी बिहार में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर हो सकती है। वहीं 17 मई के लिए 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि सतर्क रहने को कहा गया है। यहाँ रविवार को बिहार में सबसे ज़्यादा तापमान बक्सर में रिकॉर्ड किया गया। बक्सर में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कल तराई इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में प्री मानसून का दौर चल रहा है। ऐसे में बिहार के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस तरह की स्थिति मध्य जून तक बनी रहेगी। इसके बाद मानसून के आगमन के बाद तापमान में गिरावट आएगी, काफ़ी गिरावट आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच रिश्ते में नए बने कोइलवर पुल ने दूरियों को कम करने की जगह और बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का नाम नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, लेकिन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह तारकिशोर प्रसाद का नाम ले लिया। जी हाँ, नितिन गडकरी ने तारकिशोर प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बताया है। नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में तारकिशोर प्रसाद को सीएम कहकर के संबोधित किया है। उसके बाद मुख्य विपक्षी आरजेडी ने हमला करना शुरू कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानती है। यही कारण है कि पहले पोस्टर से उनकी तस्वीर हटाई गई, बाद में विवाद बढ़ा तो फिर दूसरा पोस्टर लगाया गया। उसमें अपने मन से सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय मंत्री ही नीतीश कुमार का नाम भूल गए। ये सब बताता है कि दोनों पार्टियों के बीच का रिश्ता अब पूरी तरीके से टूट चुका है। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पिछले दिनों पुल के उद्घाटन को लेकर के जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री को दरकिनार किया गया, उसके बाद अब समय आ गया है कि उन्हें फैसला ले लेना होगा कि भाजपा के साथ रिश्ता तोड़ना है या नहीं। उन्होंने कहा है कि 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन केंद्रीय मंत्री को उसका नाम याद नहीं। ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए अब बीजेपी कोई भी बहाना करे, लेकिन उसे मानना सही नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल के रामबन के जंगलों से निकली सरिस्वा नदी बिहार के पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती रक्सौल शहर से होकर के गुजरती है। सरिस्वा नदी का उद्गम नेपाल के बारा जिला में स्थित निकुंज से होता है। ये नदी सीमावर्ती इलाके के 2 प्रमुख शहर नेपाल के वीरगंज और बिहार के रक्सौल से होकर के गुजरती है, जो सिकहरणा नदी में संगम करती है। नेपाल में स्थित वीरगंज और बिहार की रक्सौल के कई प्रमुख गांवों से होकर के जहरीले पानी के लिए जाने जाने वाली इस नदी का पानी किसी गटर के पानी से कम नहीं है। जहाँ इसके पानी का रंग पूरी तरीके से काला दिखाई देता है। जहाँ लोगों का मानना है कि नेपाल से जहरीली पानी लेकर के आई सिकहरणा नदी गंगा नदी तक पहुँच रही है। जहाँ ऐसे गंगा सफाई अभियान का क्या हाल होगा, सोचने वाली बात है। यह जीवनदायी नदी अब जीवन लेने पर उतारू है। जिस नदी का पानी पशु पक्षी तक नहीं पीते हैं, यदि सरिस्वा नदी का काला पानी कोई पक्षी पी लिया तो मानो उसका मरना तय है। इस नदी का पानी काफी बदबू के साथ दिखने में बिल्कुल काला है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिखाई दे रही एक नदी है जो बिल्कुल भी नदी का पानी काला है। आप शायद इससे पहले कभी नहीं ऐसा देखा होगा। जब नदी का पानी कहीं काला होता है क्या? बिल्कुल आप नहीं देखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। इस नदी का पानी काला है। आपको बता दो कि रक्सौल समेत कई गांव सरिस्वा नदी के किनारे बसे हैं। यह शहर और गांव के लोग जो सरिस्वा नदी तट पर बसे हैं, इसकी बदबू से त्रस्त हैं। यह साथ ही जहरीले केमिकल युक्त पानी से किसानों की सिंचित भूमि बंजर होने का भय सता रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के
एसएसपी चाहे जितना भी ये दावा कर ले कि यहाँ आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस 24 घंटे एक्टिव है, लेकिन दावे हर बार गलत साबित हो जाते हैं। यहाँ पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए चोरों ने बीती रात पटना के पॉश इलाके के एक अपार्टमेंट की 7 फ्लैटों में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हरकत मच गया है। सुबह से ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। साथ ही स्वान दस्ते और फॉरेंसिक टीम की सहायता से चोरों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई है। चोरी की ये बड़ी वारदात एसके-पुरी थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। होम शिवपाल अपार्टमेंट के 7 फ्लैट में एक साथ चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पड़ोसियों की माने तो बंद फ्लैट के मालिक परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, जिस दरमियान ये चोरी की बड़ी वारदात चोरों ने अंजाम दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन से संबंधित दस्तावेजों का ऑफलाइन विवरण बंद हो गया है। म्यूटेशन का नकल हो या फिर एलसीपी, हर दस्तावेज के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन ही दस्तावेज निकलेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के लिए नामित किया गया है। जो अधिकारी नामित किए गए हैं उनसे अलग किसी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 7 तरह के दस्तावेजों के ऑनलाइन करने की व्यवस्था की है। जब सभी दस्तावेज जारी करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को नामित किया है। जमाबंदी पंजी जारी करने का अधिकार सीईओ को दिया गया है। इसके अलावा दाखिल खारिज और बंदोबस्त भूमि पंजी जारी करने का अधिकार भी सीईओ को ही दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों चाय दुकान खोलने का ट्रेंड चल रहा है। जहां हर कोई चाय का दुकान खोल करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। खास करके लड़कियां रोड पर उतर करके और एक यूनिक नाम दे करके चाय का दुकान खोल रही है और आत्मनिर्भर का उदाहरण बन रही है। जब पटना में ग्रेजुएट चाय वाली के बाद अब आत्मनिर्भर चाय वाली सामने आई है। दरअसल इनकी कहानी ग्रेजुएट चाय का स्टॉल लगाने वाली प्रियंका गुप्ता से बिल्कुल अलग है। गरीबी के कारण जब परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी, तो इससे बचने के लिए जेडी वीमेंस कॉलेज से ग्रेजुएट मोना पटेल ने चाय की स्टॉल खोल ली। मोना पटेल ने बताया है कि पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब पिता शादी करवाने की बात कर रहे हैं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ काम करना था और मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे में मैं यूट्यूब पर प्रियंका गुप्ता को देख करके इंस्पायर हो गई। इसके बाद मैंने भी अपना स्टॉल खोलने का फैसला किया। जब मोना ने बताया है कि स्टॉल तो मैं काफ़ी पहले खोल लेती, लेकिन खुद सड़कों पर उतरने का हौसला प्रियंका जी को देख कर ही आया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विजय सिन्हा ने अपनी टीम के साथ जंगल सफारी किया। जंगल सफारी के बाद वाल्मीकि नगर के अलग अलग धार्मिक स्थलों का भी दर्शन किया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में हाथी सेट पहुंचकर विजय सिन्हा ने पौधरोपण किया। उन्होंने वाल्मीकि नगर को बिहार का अद्भुत धरोहर बताया है और कहा है कि बिहार के लिए वाल्मीकि नगर कश्मीर से कम नहीं है। पर्यटकों की अपार संभावना पर जोर देते हुए विजय सिन्हा ने सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। जब विधानसभा अध्यक्ष के दौरे के दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में महिला की हत्या कर दी गई है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकन्हा गांव में एक हैवान पति पर अपनी ही पत्नी की गला दबा करके हत्या करने का आरोप लगा है। परिवार वालों के मुताबिक मृतक के पति ने ही उनको फोन करके मौत की खबर दी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं आरोपी पति को पुलिस अपने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। घटना शनिवार देर रात नगर बथाना क्षेत्र के तुरकन्हा गाँव की है। घटना के बारे में भाई समीम अंसारी ने बताया है कि 2 साल पहले उसकी बहन साथिया का कौशर अली से शादी हुई थी। दोनों का 6 महीने का एक बच्चा भी है। शादी के बाद से ही पति समेत ससुराल पक्ष के लोग बार बार उसके साथ मारपीट करते थे। इस बीच शनिवार को साथिया ने अपनी बीमार मां से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ससुराल के लोगों ने मना कर दिया। जिद करने पर पति कौशर अली और उसकी मां बहन ने मिलकर के उसकी अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती भी शामिल है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या मीसा भारती को दोबारा पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, जिस पर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें टिकट देने का फैसला पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी करेंगे। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर रहते हैं। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के कहा है कि ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हम लोगों की
कोशिश थी कि पूरे देश में इसे कराया जाए, जिसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होना है, सिर्फ एक कॉलम जोड़ना है, लेकिन गृह मंत्री ने इसे मना कर दिया। अब देश में ना सही पर कम से कम बिहार में जातिगत जनगणना जरूर कराएं, जिसके लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ माह से मोक्ष की नगरी गया जिला अपने नाम को लेकर के चर्चा में है, जिसके बाद लंबे समय से चल रहे गया शहर का नाम बदलने की मांग तेज हो रही थी। जहां अब लोगों की मांग पर गया नगर निगम ने भी मंजूरी दे दी है। जहां गया शहर का नाम बदल दिया गया है। जहां गया का नाम गयाजी रखने का प्रस्ताव नगर निगम ने सर्वसम्मति से पास किया है। जहां गया का नामकरण गयाजी करने को लेकर के गया नगर निगम के सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने मेज थपथपा करके सहमति की मुहर लगा दी है। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा है कि गया का नाम गयाजी रखने को लेकर के नगर निगम ने प्रस्ताव पास करके सर्वसम्मति से भारत सरकार और बिहार सरकार को भेज दिया गया है। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया है कि लोगों की पुरानी मांग के तहत नगर निगम के द्वारा ये प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज दिया गया है। बिहार और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद इस शहर का नाम बदल करके गयाजी हो गया है। डिप्टी मेयर ने कहा है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया है, जहाँ देश भर के लोग यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं, जहाँ आम लोगों की ये भावना है कि गया का नाम गयाजी रखा जाए। जब भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर इसका नाम गयाजी करने को लेकर के नोटिफिकेशन करना होगा, जिसके बाद हम लोगों ने रेगुलेशन को पास करके सर्वसम्मति से नगर आयुक्त के पास भिजवा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार में अब स्टेट हाईवे पर भी अलग अलग शहरों के अंदर 15वें रेलवे ओवरब्रिज यानी कि ROB के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ये निर्माण विभाग की CRM की नई योजना के तहत होंगे। अब तक NH पर ही विभाग की ओर से ROB के निर्माण की स्वीकृति दी जाती थी। इसके अलावा बिहार में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 17 अन्य ROB का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार की सड़कों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इनमें 1 लाख करोड़ रुपए से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है। 50,000 करोड़ की लागत से 1800 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में 25,000 करोड़ की लागत से चल रहे सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। जब गंगा और सोन नदियों पर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 17 ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अब तक बिहार की बड़ी नदियों पर जितने ओवर ब्रिज बने थे तकरीबन उतने मोदी सरकार के 8 साल में ही बन गए हैं। इस बात की खुशी है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।